बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है लॉ ऑफ टार्ट्स में फ़ॉल्स इम्प्रिजनमेंट, यानी कि इल्लीगली किसी को डिटेन करना या गलत तरीके से किसी को कैद में रखना। आज़ादी जो कि एक बहुत बड़ी नेमत है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी जो है इस आज़ादी को मद्देनज़र रखते हुए हर पाकिस्तानी को मुकम्मल आज़ादी मुहैया करता है। लेकिन एक साथ ये भी वो कहता है कि अगर कोई भी पाकिस्तानी, कोई भी जो शहरी है वो किसी क्राइम में मुलव्वस है तो उसको फेयर एंड जस्ट तरीके से आप कैद में रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका वो तरीका जिससे आपने कैद में रखा हुआ है वो फेयर नहीं है, जस्टिफाइबल नहीं है, वो लीगल नहीं है, तो उसे आप कहेंगे फ़ॉल्स इम्प्रिजनमेंट। तो इससे फ़ॉल्स इम्प्रिजनमेंट का जो एक खाका आपके सामने आ गया वो ये है कि अगर कोई आदमी किसी दूसरे बंदे को विदाउट एनी लीगल जस्टिफिकेशन कैद में रखता है तो उसे कहा जाएगा फ़ॉल्स इम्प्रिजनमेंट। अब जब भी अमूमन तौर पे हम सोचते हैं इम्प्रिजनमेंट के बारे में सोचते हैं तो हमारे ज़हन में आता है कि जेल की सलाहों के पीछे जो बंदा है वही कैद है। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ वही कैद नहीं होती, और भी बहुत सारी कैद होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा है जिसने आपके ऊपर बंदूक तानी हुई है एंड ही सेज डोंट मूव। जब उसने ये कह दिया कि डोंट मूव, योर फ्रीडम इज़ ओवर, आपकी आज़ादी वहाँ पे ख़त्म होगी, आप ना इधर हो सकते हैं ना उधर हो सकते हैं, तो आप एक इम्प्रिजनमेंट की फीलिंग में हैं। तो ये क्या हो जाएगी, ये फ़ॉल्स इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी। कोई बंदा आपका हाथ पकड़ लेता है और आपको कहीं आगे पीछे जाने नहीं दे रहा तो भी आप एक इम्प्रिजनमेंट में हैं। कोई बंदा आप रूम में है तो डोर लॉक कर देता है तो भी आप इम्प्रिजनमेंट में हैं। तो जो इम्प्रिजनमेंट है इसकी बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं। फ़ॉल्स इम्प्रिजनमेंट जो है वो ट्राइएबल है सिविल कोर्ट में भी और क्रिमिनल कोर्ट में भी। क्रिमिनल कोर्ट में सीपीसी के सेक्शन 338, 339, 340 जो हैं ये फ़ॉल्स इम्प्रिजनमेंट को डील करते हैं। लेकिन चूंकि हमारा टॉपिक सिविल प्रोसीडिंग के हिसाब से, लॉ ऑफ टार्ट्स के हिसाब से है, तो हम इसको लॉ ऑफ टार्ट के हिसाब से ही आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो फ़ॉल्स इम्प्रिजनमेंट है उसके एसेंशियल्स क्या क्या हैं। सबसे पहला जो एसेंशियल है वो है विलफुल डिटेंशन। कि किसी बंदे ने दूसरे बंदे को विलफुली डिटेन्ड किया हुआ है, विलफुली इरादतन उससे कैद में रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंटली उसको कैद में रखा हुआ है। अगर उसने एक्सीडेंटली रखा हुआ है तो ये फ़ॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, कोई एक बंदा है वो घर से बाहर जाते हुए डोर लॉक कर जाता है, ही डजंट नो कि कोई और बंदा भी अंदर अवेलेबल है, तो ये क्या हो जाएगा, मिस्टेकनली या एक्सीडेंटली वो इम्प्रिजनमेंट में चला गया। तो सबसे पहला जो एसेंशियल है कि जिस बंदे ने कैद में रखा हुआ है उसने विलफुली डिटेन किया हुआ है। दूसरा जो है इसमें इंटेंशन फैक्टर है। इंटेंशन फैक्टर इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप किसी को डिटेन कर रहे हैं या जब भी आप किसी को इम्प्रिजनमेंट में रख रहे हैं तो आपकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि मैंने इसे इम्प्रिजनमेंट में रखना है। ऐसा नहीं है कि विदाउट इंटेंशन आप कोई काम करें और उस पर आप लायबल हो जाएं। जब भी कोई भी आप पे चार्ज लगता है तो इंटेंशन जो है ये एक मेन फैक्टर होती है। तो यहाँ पे दूसरा एसेंशियल जो होगा वो आपकी इंटेंशंस होंगी। तीसरा जो फैक्टर होगा एसेंशियल वो है नॉलेज ऑफ द प्लेंटिफ। अब जब केस हो जाता है डिफेंडेंट पे तो डिफेंडेंट ये प्ली लेता है कि भाई जी वो जो प्लेंटिफ है उसको तो पता था, उसकी तो कंसेंट थी, वो डिटेन हो रहा है,
तो लिहाजा ये पे पनिशमेंट नहीं बनती। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ऐसी सूरत में नॉलेज ऑफ द प्लेंटिफ इज़ नॉट इम्पोर्टेंट इन फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। एक केस हुआ था मीरिंग वर्सेस ग्राम वाइट एविएशन। इसमें जो मीरिंग बंदा था, इसने इसकी जो एक कंपनी थी एविएशन कंपनी ने मीरिंग से कहा कि भाई आप फ़लाँ रूम में जाके सो जाएं, आराम करें, हम आपके लिए एक सवारी का, एक प्लेन का अरेंज कर रहे हैं, लेकिन आपके गेट पे 2 पुलिस वाले खड़े होंगे। उसने पूछा वाई, पुलिस वाले क्यों? तो उन्होंने बताया कि पुलिस वाले इसलिए कि कहीं कोई चोर आके चोरी ना कर जाए। तो वो रूम में चला गया। तो कुछ ही देर के बाद पुलिस आ गई, पुलिस ने आके मीरिंग को गिरफ़्तार कर लिया। अब वो जो पुलिस वाले उन्होंने खड़े किए हुए थे, वो इसलिए खड़े किए हुए थे कि मीरिंग कहीं भाग ना जाए। अब जब उसको ये पता चला कि भाई ये तो मेरे ख़िलाफ़ जो है ना, ये एक इम्प्रिजनमेंट हो गई है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हो गया, तो उसने केस कर दिया। तो उन्होंने एक प्ली ली, जो डिफेंडेंट थे, कि जी मीरिंग को पता था, उसका नॉलेज था कि वो इम्प्रिजनड है, बट उसको कोई ऐसा नॉलेज नहीं था। तो ऐसी सूरत में भी क्या होगा, ऐसी सूरत में भी वो जो डिफेंडेंट है वो लायबल होगा। तो नॉलेज ऑफ द प्लेंटिफ इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। चौथा जो फैक्टर है वो है टोटल रिस्ट्रेंट ऑफ लिबर्टी, कि आप दूसरे बंदे की लिबर्टी को टोटली रिस्ट्रेंट कर देते हैं। अगर आप उसे कहते हैं कि भाई आप यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से नहीं जा सकते, इन तीनों रास्तों से, या उसे कह सकते हैं कि आप इन तीनों रास्तों से जा सकते हैं, इस एक रास्ते से आप नहीं जा सकते, तो आपने उसकी जो लिबर्टी है उसको टोटली रिस्ट्रेंट नहीं किया। टोटली रिस्ट्रेंट तब होगा जब आप उसके चारों रास्ते बंद कर देंगे। एक केस हुआ था बर्ड वर्सेस जोन्स 1945 में। उसमें जो बर्ड साहब थे वो कहीं जा रहे थे, तो आगे से रोड ब्लॉक था क्योंकि बोट रेसिंग हो रही थी। तो उसने कहा कि मैंने यहाँ से गुजरना है। तो पुलिस ने कहा कि भाई यहाँ पे बोट रेसिंग हो गई है, आप बाकी जो रास्ता है मुतबादल रास्ता वो अख्तियार करें। लेकिन उसने केस कर दिया कि मेरा जी रास्ता इन्होंने रोका है, मुझे इन्होंने फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में रखा है। तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि चूँकि वो उसकी लिबर्टी जो है वो टोटली रिस्ट्रेंट नहीं हुई थी, लिहाजा ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का केस नहीं है। तो ये 4 एसेंशियल्स जब पूरे होंगे तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ कि कौन कौन सी चीज़ जो है वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट होगी और कौन कौन सी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कौन कौन सी चीज़ होगी। दीज आर एग्जाम्पल्स। इनसे मिलता जुलता भी कोई केस अगर होगा तो वो भी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के ज़ुमरे में आएगा। सबसे पहली एग्जाम्पल जो है वो ये है कि लॉकिंग रूम विदाउट परमिशन। आप किसी को रूम में लॉक कर देते हैं उसकी परमिशन के बग़ैर, तो ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट होगी। दूसरा है कोई सिक्योरिटी गार्ड है या कोई भी पुलिस वाला है, वो किसी भी अनरीज़नेबल अमाउंट ऑफ टाइम उस पे आपको जो है वो डिटेन कर लेता है, आपको जो है वो आपकी लिबर्टी को रिस्ट्रेंट कर देता है कि भाई किसी स्टोर में चोरी हो गई तो उसने सारे स्टोर के दरवाजे बंद करवा दिए और जितने कस्टमर अंदर थे उनको एक अनरीज़नेबल टाइम पे उसने रोक लिया, अनरीज़नेबल टाइम के लिए उनको रोक लिया, तो उसे भी क्या कहा जाएगा, उसे भी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कहा जाएगा। हाँ, अगर आपके पास टोटल सबूत मौजूद हैं या कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जिनकी बिना पर आप कुछ बंदों को रोक रहे हैं फॉर अ रीज़नेबल टाइम, तो वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में नहीं आएगा। उसके बाद कोई आर्म्ड बंदा है जिसके पास वेपन है, उसने आपको कह दिया है कि भाई डोंट मूव, तो वो भी क्या आएगा, वो भी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के ज़ुमरे में आएगा। कोई रॉबरी करने बैंक में घुस गया है तो उसने आपको एक जगह पर रिस्ट्रेन कर लिया है, तो भी वो किस ज़ुमरे में आएगा, वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के ज़ुमरे में आएगा। और अगर हॉस्पिटल में किसी नर्स ने किसी बंदे को इंजेक्शन लगा दिया कि ये थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाए और कोई वो अपना मतलूबा काम कर ले,
तो वो भी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के ज़ुमरे में आएगा। कहीं पे कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, उन्होंने कुछ बंदों को होस्टेज बना लिया है, तो वो भी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के ज़ुमरे में आएगा। अब कौन कौन सी चीज़ होंगी जो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं होंगी? सबसे पहली चीज़ आती है कंसेंट। अगर कोई बंदा अपनी कंसेंट से उस एरिए में, उस अपने रिस्ट्रिक्टेड एरिए में रहना चाहता है, तो वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के ज़ुमरे में नहीं आएगा, बशर्ते कि वो जो उसकी कंसेंट है वो किसी भी कोर्जन से पाक होनी चाहिए, किसी भी अनड्यू इन्फ्लुएंस से पाक होनी चाहिए, किसी भी फ्रॉड से पाक होनी चाहिए, किसी भी मिस रिप्रेजेंटेशन से पाक होनी चाहिए। तो अगर उसकी जो कंसेंट है वो फ्री है, तो फिर वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के ज़ुमरे में नहीं आएगा। दूसरी है जी एंटरिंग विद कॉन्ट्रैक्ट। आप किसी भी जगह पे किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत एंटर हो रहे हैं और आपको वहाँ पे जो एक स्टिपुलेटेड टाइम है उससे ज़्यादा टाइम लग गया, तो वो जो ज़्यादा टाइम लग गया वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के ज़ुमरे में नहीं आएगा, क्योंकि आप एक कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए वहाँ पे दाखिल हुए हैं। इसकी एग्जांपल में एक केस हुआ था रबस्टन वर्सेस द बेलमैन न्यू फेरी कंपनी लिमिटेड। इसमें जो रबस्टन साहब थे, ये किसी रिवर को क्रॉस करना चाहते थे किसी फेरी के ज़रिए, जिस तरह लिफ्ट टाइप होती है। तो जब ये वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने पहले एक कमरा बनाया हुआ था, उस कमरे से आगे उस फेरी पे आपने सवार होना था। तो उस कमरे में एंटर होने का जो टिकट था वो 1 पेनी था। इन्होंने रबस्टन साहब ने 1 पेनी पे की और वहाँ पे जाके खड़े हो गए। वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग गया, फेरी लेट हो गई, क्योंकि वहाँ से फेरी आएगी तो फिर ही जाएगी। तो इन्होंने अपना इरादा कैंसिल किया। तो ये वापस आने लगे तो उन्होंने कहा भाई वापस आने के भी 1 पेनी है, क्योंकि वहाँ से जो बंदा आएगा उसने 1 पेनी देनी है। तो उसने 1 पेनी तो दे दी, लेकिन उसने फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का केस कर दिया कि इस 1 पेनी के झगड़े में उसको आधा घंटा ऊपर लग गया। तो कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि चूंकि वो अपनी मर्जी से उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ था, लिहाजा उस पे फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का केस नहीं बनता। इसी तरह एक केस हुआ था हर्ल्ड वर्सेस वीएडेबल स्टील कोल कंपनी 1915 में। इसमें जो हर्ल्ड साहब थे वो एक माइनर थे जो सुबह 9:30 बजे माइन में जाते थे और शाम को 4 बजे वहाँ से निकलते थे, काम करते थे वहाँ पे। तो एक दिन उन्होंने ये इरादा ज़ाहिर किया कि वो दिन के 11 बजे बाहर निकलना चाहते हैं। उनको एक लिफ्ट बाहर लेके आती थी। तो जब वो उन्होंने 11 बजे का कहा तो लिफ्ट जो है 1.5 घंटा लेट होगी। लिफ्ट 1:30 बजे पहुंची तो लिफ्ट ने उनको निकाला। तो उन्होंने इस 1.5 घंटे के लिए कोर्ट में केस कर दिया कि ये 1.5 घंटा वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में रहे। लेकिन कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि चूंकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत माइन में रोज़ आते हैं, रोज़ जाते हैं, लिहाजा ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के ज़ुमरे में नहीं आएगा। उसके बाद जो अगला है जो कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी, रिस्ट्रेंड बाय लॉफुल अथॉरिटीज़। अगर आपको लॉफुल अथॉरिटीज़ जो हैं वो उठाती हैं अंडर सम लीगल जस्टिफिकेशंस, तो वो भी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के ज़ुमरे में नहीं आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट ऑफ फ्रीडम तो दिया है, लेकिन साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी कहा है कि जब भी कोई ट्रायल होगा तो वो फेयर एंड जस्ट होना चाहिए और वो अंडर द लॉ होना चाहिए। तो लॉफुल अथॉरिटी अगर कोई काम करती है तो वो जायज़ है, वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के ज़ुमरे में नहीं आएगा। CRPC इसको अलो करती है, एक प्रोसीजर देती है कि इस प्रोसीजर के तहत आप बंदे को कैद कर सकते हैं। उसके बाद है जी पेरेंटल और QC पेरेंटल अथॉरिटीज़। पेरेंट्स जो हैं, चूँकि वो माइनर्स और जो ऐसे बंदे जो नासमझ हैं, उनके जो गार्डियंस हैं, वो उनके करता धरता होते हैं अपने बच्चों के। तो ऐसी सूरत में पेरेंट्स अगर किसी को रिस्ट्रेन करते हैं कि भाई आप घर में रहो, बाहर ना जाओ, या वो किसी को रोक लेते हैं, तो वो क्या होगा, वो अपनी पेरेंटल अथॉरिटी यूज़ कर रहे हैं। तो
तो वो भी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के ज़ुमरे में नहीं आएगा। क्यूसी पेरेंटल क्या होते हैं? क्यूसी पेरेंट असातिज़ा होते हैं। असातिज़ा स्कूल टाइम में स्कूल को बंद कर देते हैं कि कोई बंदा स्कूल से बाहर ना जाए। अब ऐसी सूरत में जो स्टूडेंट्स हैं वो ये नहीं कह सकते कि भाई हमें फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में रखा हुआ है, हालांकि लगता ऐसा ही है कि जब आप स्कूल में होते हैं तो आपको फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में रखा हुआ है, लेकिन ऐसा एक्चुअली नहीं होता, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो क्यूसी पेरेंटल अथॉरिटी के तहत बच्चों पे कुछ कानून रिस्ट्रिक्शंस लागू कर सकते हैं। सेम लाइक मदरसे में भी ऐसा ही होता है। तो ये थी एग्जांपल कि कौन कौन सी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और कौन कौन सी चीज़ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं हो सकती। अब हम चलते हैं डिफेंसेस की तरफ कि अगर आप पे फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का केस हो जाए और एज अ डिफेंडेंट आपके पास कौन कौन से डिफेंसेस हो सकते हैं। सबसे पहला डिफेंस तो आप ये कर सकते हैं, भाई दिस वाज अ वैलिड अरेस्ट, कि हमने इसको कैद में रखा। दिस वाज अ वैलिड अरेस्ट अकॉर्डिंग टू CRPC, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द कंट्री, लॉ ऑफ द कॉलोनी। तो उसके तहत हमने इसे अरेस्ट किया है, तो ये आपका डिफेंस हो सकता है। दूसरा कंसेंट। कंसेंट जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दी कि कंसेंट इज़ अ वैलिड डिफेंस, कि एक बंदे ने कंसेंट दी हुई है तो वो एक बहुत ही वैलिड डिफेंस है। जिस तरह हमने पहले ये रॉबर्टसन वर्सेस द बेलमैन, न्यू फेरी कंपनी और हर्ल्ड वर्सेस वियरेबल स्टील कोल कंपनी 1915, इसके बारे इन दोनों केसेस में पढ़ा कि जो कंसेंट बंदा दे देता है, कंट्रैक्ट बंदा कर लेता है, तो ऐसी सूरत में भी वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी। तो आपके पास ये वाला डिफेंस भी हो सकता है कि बंदे ने खुद ही कंसेंट दी है। अगला डिफेंस जो है वो प्रोबेबल कॉज हो सकता है। अब प्रोबेबल कॉज क्या है? प्रोबेबल कॉज का जो चेक है वो बेसिस ऑन द फैक्ट्स है, कि जो फैक्ट्स आपके सामने आए हैं उन फैक्ट्स के तहत प्रोबेबल कॉज ये बन सकता है या ये नहीं बन सकता। अब एक स्टोर है, उसका जो सिक्योरिटी गार्ड है वो ये देखता है कि एक बंदा जब जा रहा था तो उसका बैग छोटा था, जब वो वापस आ रहा है तो उसका बैग बड़ा है और उसने बिल भी नहीं बनवाया। तो एक फैक्ट्स से उस पर प्रोबेबल कॉज नज़र आ रहा है कि भाई इस बंदे ने लाजमी चोरी किया, तो वो उसको बिठा लेता, चल भी बैग खोल, मुझे दिखा, मुझे शक है। तो ये एक प्रोबेबल कॉज है। तो अगर ये प्रोबेबल कॉज है तो ये एक वैलिड डिफेंस है इन द केस ऑफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। उसके बाद ये तो आपके हैं डिफेंसेस। अब हम आ जाते हैं रेमेडीज़ की तरफ कि कौन कौन सी रेमेडीज़ जो हैं आपको फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में अवेलेबल हैं। अगर आप प्लेंटिफ हैं तो सबसे पहली रेमेडी जो है वो है डैमेजेस। डैमेजेस जिससे कि मॉनेटरी कंपनसेशन भी कहते हैं, यानी कि रुपए वाली कंपनसेशन। तो डैमेजेस जो आपको मिल सकते हैं डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन ऑफ द केस। डैमेजेस दो तरह के आपको मिल सकते हैं। एक तरह के डैमेजेस को नॉमिनल सब्सटेंशियल कहा जाता है। नॉमिनल यानी कि बहुत थोड़े से, और सब्सटेंशियल यानी कि पूरे पूरे। तो डिपेंड करता है केस टू केस कि आपका केस कितना स्ट्रांग है। अगर आपका केस थोड़ा सा वो है कि मामूली नौयत की फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है तो आपको नॉमिनल और सब्सटेंशियल टाइप के जो डैमेजेस हैं वो मिलेंगे। और अगर किसी ने आपको रेकलेसली, लाइबली, स्लैंडरी जो है वो कैद में रखा, रिस्ट्रेन में रखा, आपका ख्याल नहीं रखा, तो ऐसी सूरत में आपको जो डैमेजेस मिलेंगे वो प्यूनिटिव या एग्जाम्पलरी डैमेजेस जो है आपको अवार्ड किए जाएंगे। दूसरा जो हमारे पास रेमेडी है वो है हैबियस कॉर्पस की रिट। हैबियस कॉर्पस क्या होता है? यू हैव द बॉडी। हैबियस कॉर्पस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है यू हैव द बॉडी, यानी कि बॉडी को प्रोड्यूस किया जाए। कोई बंदा किसी की कैद में है तो या वो बंदा हिमसेल्फ या कोई और बंदा ऑन बिहाफ ऑफ दैट गाय कि ये बंदा मिल नहीं रहा, या ये बंदा मुझे लगता है फ़लाँ बंदे की कैद में है या फ़लाँ एजेंसी की कैद में या फ़लाँ थाने की कैद में है, इसको प्रोड्यूस किया जाए। तो रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस एक अलग से टॉपिक है, उसको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे CRPC में या CPC में। तो दूसरी जो रेमेडी है वो है हैबियस कॉर्पस के बंदे को प्रोड्यूस किया जाए।
तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में हमने ये पढ़ा कि इसके एसेंशियल्स क्या क्या हैं, कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के ज़ुमरे में आते हैं, और कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के ज़ुमरे में नहीं आते। और उसके बाद हमने पढ़ा कि इसमें क्या क्या डिफेंसेस जो हैं वो डिफेंडेंट को अवेलेबल हैं। एंड देन वी हैव स्टडीड कि कौन कौन सी रेमेडीज़ हैं जो प्लेंटिफ को अवेलेबल हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।